नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में और इसमें कुछ रूल्स हैं जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को डिफाइन करते हैं, उनको भी अच्छे से समझेंगे और इस वीडियो को अच्छे से देखना और समझना। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अब बात है इस वीडियो में हम सिर्फ लॉ के बारे में या लॉ के नज़रिए से ही नहीं देखेंगे, हिस्ट्री भी इन्वॉल्व थोड़ी सी होगी। तो अब बात करें कि एक इम्पोर्टेंट लाइन है, एक इम्पोर्टेंट वर्डिक है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, उसको समझेंगे और फिर थोड़ा सा हिस्ट्री को भी हम कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की वो लाइन, जस्टिस मस्ट नॉट बी डन। जस्टिस सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि दिखाई भी देना चाहिए कि जस्टिस हुआ है। जस्टिस मस्ट नॉट बी डन बट सीम्स टू बी डन। बात क्या है? जस्टिस मस्ट नॉट बी डन बट सीम्स टू बी डन। जस्टिस ना सिर्फ होना चाहिए बट दिखाई भी देना चाहिए कि न्याय हुआ है। तो ये बात क्यों बोली गई, इसका कोई डिफाइंड या फिर किसी बुक में इसको डिफाइन नहीं किया गया या फिर कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं है, बट एक रीजनिंग है, हम कुछ समझ सकते हैं। जैसे कि बात करें हम, कुछ लॉज ऐसे हैं जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये प्री इंडिपेंडेंस है और प्री इंडिपेंडेंस हम पे रूल करते थे ब्रिटिशर्स। तो ये कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो प्री इंडिपेंडेंस है, और बहुत सारे हैं जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, तो स्टैम्प एक्ट। तो कुछ ऐसे हैं जो प्री इंडिपेंडेंस है, उस टाइम रूलिंग किसकी होती थी? ब्रिटिशर्स की। तो उन्होंने ये एक्ट बनाए थे। तो सबसे पहले हम बहुत पीछे जाएं तो हमारे यहाँ पे जो न्याय था वो राजा महाराजे ही करते थे। उनकी सियासतें होती थी, टेरिटरीज होती हैं, और वो क्या करते थे? न्याय करते थे। लेकिन एट द टाइम ऑफ रूल ऑफ ब्रिटिशर्स तो उन्होंने हमें लॉ बनाने का एक और तरीका, एक और नज़रिया दिया। तो अब उस नज़रिए को अडॉप्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि हमें उन पर उतना विश्वास नहीं था। तो टू रिटेन द फेथ ऑफ पीपल इन जुडिशियल सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स, कि ताकि जो लोगों का विश्वास है वो जुडिशियल सिस्टम में बरकरार किया जाए, इसीलिए हमने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये प्रिंसिपल लेके आए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसमें क्या आता है? जस्टिस मस्ट नॉट बी डन बट सीम्स टू बी डन, कि न्याय ना सिर्फ होना चाहिए बट दिखाई भी देना चाहिए कि न्याय हुआ है। अब कैसे दिखाई दे? तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए। हर रूल को इस वीडियो में डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, तो हमने कुछ रूल्स को ही इसमें कवर किया है। तो एक है रूल अगेंस्ट बायसनेस या रूल अगेंस्ट द बायस। तो ये क्या होता है? जैसे एक जज है, उसकी ओपिनियन या उसकी जजमेंट या डिक्री ऑर्डर ही रेलिवेंट होती है, और हर पार्टी को अच्छे से सुनना, हर पार्टी को इंडिपेंडेंटली सुनना, किसी के प्रति बायस या प्रभावित ना होना ही जज की जिम्मेवारी भी होती है। क्योंकि अगर वो किसी के फेवर में या अगेंस्ट बायस हो गया तो जो डिसीजन है, जो ओपिनियन है, जो डिसीजन है, उस पर इफेक्ट आ सकता है। तो रूल अगेंस्ट द बायस क्या बोलता है कि तीन तरीके की बायसनेस होती है: सब्जेक्ट मैटर बायस, पर्सनली बायस और पेक्यूनरी बायस। सब्जेक्ट मैटर मतलब ऐसा मैटर जो उस केस का है, उसमें जज बायस है। फॉर एग्जाम्पल, जज की प्रॉपर्टी पर ही डिस्प्यूट है, जज की प्रॉपर्टी पर ही
जो है डिस्प्यूट है, और क्योंकि जज इस पे डायरेक्ट बायस है तो ये क्या है, सब्जेक्ट मैटर बायस है, कि जो सब्जेक्ट है ऑफ द केस या ऑफ द प्रोसीडिंग, उस सब्जेक्ट पे ही जज बायस है, उस मैटर पे ही जज बायस है। तो क्या होगा, उसका जो डिसीजन होगा वो इंडिपेंडेंट हम नहीं बोल सकते, वो डिपेंड है ऑन द बायसनेस। कुछ होते हैं पर्सनली बायस, यानी कि जैसे जज की और जो पार्टी है उसकी पहले से ही अनबन है, और वो अब उस जज के अंडर आ गया उसका केस, तो वो क्या है, पर्सनली बायस है। या फिर वो उसका दोस्त भी हो सकता है जज का, तो भी पर्सनली बायस है। तो बायसनेस कैन बी इन फेवर और कैन बी अगेंस्ट। तो क्या है, बायसनेस कैन ईदर बी इन फेवर और बी इन अगेंस्ट। तो अगर वो फेवर में है तो दूसरी पार्टी, सिंपल सी बात है, उसको चैलेंज कर देगी, और अगर वो किसी के अगेंस्ट में है तो वो इटसेल्फ उसको चैलेंज कर देगा। तो पर्सनली बायस मतलब उन दोनों में शुरू से अनबन है या फिर वो फ्रेंड है। थर्ड है पेक्यूनरी बायस। तो पेक्यूनरी बायस मतलब मॉनेटरी, के मॉनेटरी या पैसे के रूप में वो बायस है। जज ने पार्टी को लोन दिया है या जज ने पार्टी से लोन लिया है, तो क्या होता है, वो फिर उसका जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट नहीं रहता, उसमें बायसनेस आ जाती है। तो अगर जज सब्जेक्ट मैटर बायस है या फिर पर्सनली बायस है या फिर पेक्यूनरी बायस है, तो पार्टी में अप्लाई टू चेंज द जज। उसके बाद पार्टी को ये प्रूफ भी करना होगा, और प्रूफ का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि क्या जज सच में सब्जेक्ट मैटर बायस है या सिर्फ पार्टी बोल रही है। तो रूल अगेंस्ट बायस क्या है, एक रिलीफ है जो किसको दिया गया है, पार्टीज को, कि क्या उसके फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जस्टिस हो उसके, कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जस्टिस हो उसके। वो रिलीफ क्या है, वो जज को चेंज करवा सकती है अगर जज सब्जेक्ट मैटर बायस, पर्सनली बायस या पेक्यूनरी बायस है। तो इससे क्या होगा, जस्टिस ना सिर्फ होगा बट दिखाई भी देगा कि जस्टिस हुआ है। अब बात करेंगे द सेकंड रूल, दैट इज रूल ऑफ फेयर हियरिंग। तो जो दो पार्टी हैं, तो बोथ पार्टीज आर हियर्ड इन ए वे, दोनों की सुनवाई कुछ इस तरीके से करनी है कि फेयरनेस इंश्योर हो सके, दोनों के बीच में फेयरनेस इंश्योर हो सके, इंडिपेंडेंट जो ओपिनियन है आपको देना है। फॉर एग्जांपल दोनों पार्टी को नोटिस देना है, लेट्स से अगर एक ने केस फाइल कर दिया और एक्स पार्टी ही उस चीज़ की हियरिंग हो गई, दूसरी पार्टी को बुलाया ही नहीं, उसको सुना ही नहीं, सिर्फ एक पार्टी के बयान से ही जो मैं बोलूँ जजमेंट दी जाती है उसको बोलते हैं एक्स पार्टी। तो अगर नोटिस दिया ही नहीं, एक्स पार्टी हियरिंग हुई, तो वो दूसरी पार्टी के साथ गलत हो जाएगा, फेयरनेस नहीं होगी। तो कुछ ऐसे तरीके से उन दोनों को सुनो कि फेयरनेस इंश्योर हो सके, दोनों को नोटिस दो, दोनों को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, कि आप अपना पक्ष बताएं, फिर दोनों को समझो और डिसीजन लो। दोनों को एविडेंस लाने का बराबर मौका दिया जाए कि आप अपने एविडेंस पेश कर सकते हैं, आप अपने एविडेंस पेश कर सकते हैं। दोनों को क्रॉस एग्जामिनेशन का बराबर मौका मिला जाए। तो क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होती है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के एविडेंसेस को एग्जामिन करती है, उनसे क्वेश्चन आंसर करती है, कि जैसे एक पार्टी का जो एविडेंस है या कोई विटनेस है वो बोलता है कि मैंने इसको देखा, तो दूसरी पार्टी को ये मौका दिया जाएगा कि आप पूछे कि कहाँ देखा, क्यों देखा, कब देखा, कैसे देखा। तो ये सभी क्या होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन के एक पार्ट होता। तो रूल ऑफ फेयर हियरिंग क्या बोलता है कि ऐसे तरीके से दोनों की सुनवाई हो कि फेयरनेस इंश्योर हो सके, उनको नोटिस दो, उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, उनको प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस का मौका दो, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दो। इससे क्या होगा, जस्टिस ना सिर्फ होगा बट दिखाई भी देगा। अगर जज ने एक्स पार्टी दे दिया और बाई चांस वो ठीक भी है, लेकिन फिर भी सबको दिखाई नहीं देगा, सब बोलेंगे एक पार्टी की सुनवाई से ही डिसीजन दिया गया। इसीलिए टू रिटेन द फेथ ऑफ द पब्लिक इन जुडिशियल सिस्टम, कुछ ऐसा काम करना जरूरी हो गया जिससे
जस्टिस को दिखाया जा सके। तो दो रूल हैं, रूल ऑफ फेयर हेयरिंग, रूल अगेंस्ट द बायस। तो एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जहां पर रूल ऑफ फेयर हेयरिंग या रूल अगेंस्ट द बायस आप नहीं दे सकते, जैसे एकेडमिक इवेल्युएशन। अगर बच्चा फेल हो जाता है, लेट से बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया, उसके 33% नहीं आए, इसके 25% आए मार्क्स और वो फेल हो गया, लेट से 10th और 12th में बोर्ड में फेल हो गया। तो अब बच्चा ये नहीं बोल सकता कि आप मुझे सुनो, आप मेरा रीज़न देखो कि भाई मुझे फ्रैक्चर हो गया था या मैं पढ़ नहीं पाया या ये था वो था, उन सभी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। बस वो रिजल्ट ही क्या होगा, कंक्लूसिव एविडेंस मान लिया जाएगा कि अगर वो फेल है तो दैट इज, मतलब दैट्स इट, वो फेल है। अब उसको क्रॉस एग्जामिनेशन या कुछ भी, कोई भी फेयर हियरिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर वो प्रैक्टिकल ही नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है, हर बच्चे को या हर पार्टी को क्या देना, एक मौका देना, जैसे वो पार्टी ही, मैं बोलूँ जिसके अगेंस्ट में केस किया गया था, वो पार्टी ही अंडरग्राउंड हो गई है, वो छिप गई है, आप नोटिस दे रहे हैं, उनको नोटिस मिल नहीं रहा, तो अब वो एक्स पार्टी दे दिया गया। लेकिन बात क्या थी, वो एक्स पार्टी दिया क्यों, क्योंकि नोटिस देना ये सब क्या था, प्रैक्टिकल ही नहीं था, वो अंडरग्राउंड था, उसके नाम पे कोई चीज़ ही नहीं थी, जहाँ जा रहे थे वो मिल नहीं रहा था। तो कई बार क्या होता है, वो चीज़ इम्प्रैक्टिकल हो जाती है। तो इम्प्रैक्टिकल एकेडमिक इवेल्युएशन और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एमरजेंसी। एमरजेंसी सॉरी, एमरजेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसमें क्या है, आर्टिकल 352 और 3 से लेके 360 तक सभी आर्टिकल डील करते हैं एमरजेंसी से। तो एमरजेंसी के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है, और कैसे इमरजेंसी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की एक्सेप्शन बनी, इसका मतलब क्या है, कैसे ये स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट करती है, ये सभी चीजें हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इमरजेंसी की, उसमें समझेंगे। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस समझा, और ये इसीलिए समझा है ताकि हम इमरजेंसी को अच्छे से समझ सकें। तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट होगी जिसमें इमरजेंसी के बारे में हम सारी बात करेंगे कि क्यों इमरजेंसी है, क्या है। वैसे कनेक्टिविटी इज द की टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लॉ इंस्टेड ऑफ लिटरल मीनिंग, कि आप लॉ का एग्जैक्ट मीनिंग समझ सकें, इसीलिए कनेक्टिविटी ज़रूरी होती है। तो हम कनेक्ट करेंगे प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इमरजेंसी को समझेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।